नीतीश और अखिलेश की मुलाकात के बाद आज समाजवादी पार्टी ने पोस्टर भी जारी कर दिया है और इस पोस्टर में क्या लिखा है आपको बताते हैं। पोस्टर में लिखा है यूपी प्लस बिहार इज इक्वल टू गई मोदी सरकार, यानी यूपी की 80 और बिहार की 40, कुल मिलाकर टोटल 120 सीट में से 100 सीट भी अगर नीतीश और अखिलेश का गठबंधन मिलकर जीत जाता है तो 2024 में बड़ा फैक्टर बन सकता है। इसी 120 के फॉर्मूले पर समाजवादी पार्टी 2024 की फतेह करने का प्लान कर रही है। तो वहीं मायावती ने जहां बीजेपी और सपा पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि अखिलेश की माफिया संग यारी पर कटाक्ष भी वो करती हुई दिखी, तो वहीं अखिलेश ने भी इस पर पलटवार करते हुए कह दिया है, सब जानते हैं बीजेपी की बी टीम है बीएसपी। 2024 की तैयारी पर कैसे सियासी वार पलटवार हो रहे हैं, इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। नीतीश अखिलेश का पोस्टर, यूपी प्लस बिहार इज इक्वल्स टू गई मोदी सरकार। 40 सीटें बिहार में, मुझे लगता है कि 40 की 40 सीटें वहाँ जदयू राजद गठबंधन को जाने वाली हैं और 80 सीटें उत्तर प्रदेश में हैं और 2/3 सीटें समाजवादी पार्टी अकेले जीतने वाली है। एसपी जेडीयू के 120 सीट वाले फॉर्मूले से बनेगी सरकार। ये सही है कि उत्तर प्रदेश और बिहार से 120 सीटें लोकसभा की आती हैं और दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश और बिहार से होता हुआ जाता है, लेकिन देश में जिस तरीके से महंगाई अपने चरम पे है, बेरोजगारी अपने चरम पे है और जिस तरीके से नफरत पूरे देश में फैलाई गई है, भारतीय जनता पार्टी के इस शासन से जनता निजात चाहती है। मायावती का अखिलेश परिवार, एसपी ने किया पलटवार। स्वर्गीय काशीराम जी के मिशन से भटक गई है और केंद्रीय एजेंसियों के डर से, जेल जाने के डर से वो लोग पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के सामने सरेंडर कर गए। जो भाजपा वाले लिख के भेजते हैं वही पढ़ के सुना देते हैं। 2024 की तैयारी, सियासी दलों का वार पलटवार भारी। ये आपस में लड़ करके समाज का नुकसान कर रहे हैं। ये चाहे ट्विटर पे लड़े हैं, चाहे फेसबुक पे लड़े हैं, चाहे जबान से लड़े, लेकिन सही लड़ाई लड़ने की हिम्मत नहीं कोई जुटा पा रहा है। सर, आप इस बात को समझो, जो आदमी चुक गया है, जिसकी दुकान का शटर बंद हो गया है, वो ट्विटर सोशल मीडिया तक सीमित है, ये उससे आप सवाल पूछो। हम लोग सड़क पर जाकर के एक एक व्यक्ति के पास आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण की योजनाओं को, अपने यूपी गवर्नमेंट की योजनाओं को धरातल पर चेक कर रहे हैं और जनता को लाभान्वित कर रहे हैं। तो क्या यूपी और बिहार का समाजवादी फॉर्मूला 2024 में मोदी सरकार को बदल सकता है? इस पर चर्चा के लिए पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। बीजेपी प्रवक्ता संजय चौधरी हमारे साथ हैं, इसके साथ ही लव कुमार सिंह है, जेडीयू के प्रवक्ता निरंजन पोद्दार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं और थोड़ी देर में बीएसपी और एसपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो इससे पहले हम विस्तार से चर्चा की शुरुआत करें। सबसे पहले 30 सेकंड में आप लोगों का रिएक्शन जान लेते हैं। संजय चौधरी जी, आज लखनऊ में सपा दफ्तर के बाहर पोस्टर लग गए और फॉर्मूला ये कि यूपी प्लस बिहार मतलब नीतीश कुमार और अखिलेश यादव मिलकर बीजेपी को 2024 में 100 सीटों से ज्यादा का नुकसान पहुंचा सकते हैं, जो कि निर्णायक हो सकता है 2024 के लिहाज से। 30 सेकंड। देखिए, 3 में ना 13 में बीन बजावे डेरा में इस समय भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में लड़ने की बात करने वाले राजनीतिक दलों का हाल ये सही है कि वो जनता से कटे हुए हैं, अपने एसी कमरे में बैठकर केवल ट्वीट के आधार पर राजनीतिक जगत में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यही अखिलेश यादव जी थे जो जिनके पिताजी मुलायम सिंह यादव प्रधानमंत्री बनने वाले थे। अब उनकी हैसियत ये हो गई है कि समाजवादी पार्टी उनके पीछे जाकर खड़ी है, जो बगल के स्टेट में किसी राजनीतिक दल के पीछे खड़े हुए हैं। तो मुझको लगता है कि उत्तर फिलहाल प्रदेश में 30 सेकंड अखिलेश यादव जी की पूरे, हैसियत, आगे हम आपके पास लौटेंगे, लेकिन अभी रुक करेंगे लव कुमार सिंह का, जो कि जेडीयू के प्रवक्ता हैं। लव कुमार सिंह जी, उत्तर प्रदेश के अंदर जो फॉर्मूला इजाद हुआ है, मतलब यूपी प्लस बिहार, नीतीश कुमार और अखिलेश यादव, लेकिन आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि समाजवादी पार्टी भी कई प्रयोग पूर्व में कर चुकी है और जेडीयू भी कई प्रयोग पूर्व में कर चुकी है, अलग अलग पार्टियों के साथ गठबंधन बनाकर। आपको तब भी सफलता नहीं मिली और इस बार भी चुनौतियां बहुत है।
देखिए, चुनौतियों से घबराने वाली पार्टी नहीं है जेडीयू, और जैसे ही आदरणीय नीतीश कुमार जी पूरे विपक्ष को एकजुट करने के लिए निकले हैं, तो चुनौतियां चाहे कितनी भी बड़ी हो, हम एकजुट करेंगे विपक्ष को और मोदी सरकार को 24 में उखाड़ फेंकेंगे। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और आने वाले समय में आप इस बात को देख लीजिएगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार नीतीश जी ने जब ठान लिया है तो 24 में मोदी को हराना है तो हराना है। ठीक है लव कुमार जी, रुक करेंगे अनुराग भदौरिया जी का। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, 30 सेकंड में सबसे पहले आपके ओपनिंग रिमार्क्स कि आज सपा दफ्तर के बाहर जो पोस्टर नजर आया, यूपी प्लस बिहार इज इक्वल टू गई मोदी सरकार, प्रयोग आपने भी पूर्व में बहुत किया, अलग अलग पार्टियों के साथ कोलिएशन बनाकर प्रयोग जेडीयू ने भी करे, लेकिन किसी को सफलता नहीं मिली। आपको लग रहा है कि 100 सीटों का इतना बड़ा नुकसान आप भाजपा को पहुंचा पाएंगे? 30 सेकंड। कहते हैं ना, बिहार ने आवाज लगाई, यूपी बोला साथ है भाई, एक साथ महंगाई के लिए लड़ेंगे, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ेंगे। जिस तरह से पूरे देश के अंदर में देश जिस तरह से महंगाई बेरोजगारी से जूझ रहा है, राष्ट्र को बचाना है। जब राष्ट्र को बचाना है तो यूपी, बिहार, दूसरे प्रदेश के लोग एक साथ मिलके आएंगे और देश के अंदर में जो तानाशाही सरकार है, जो सरकार जनता के कर्तव्य पथ की बात करती है लेकिन कर्तव्य पथ पे चलता नहीं है, जो जनता के लिए वादे किए तो उसमें कोई पूरा नहीं किया, इसलिए जनता। ठीक है अनुराग जी, फिलहाल 30 सेकंड पूरे लौटेंगे आपके पास, बने रहेंगे आप हमारे साथ। और इस बीच साजन के सिंह भी जुड़ चुके हैं, बीएसपी प्रवक्ता। साजन जी, उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी और जेडीयू साथ मिलकर एक बड़ा और नया प्रयोग करने जा रहे हैं, लेकिन विपक्षी दल अगर इसी तरह अलग रहे, मायावती जी भी लगातार समाजवादी पार्टी पर वार कर रही हैं और सपा भी लगातार इस भरोसे है कि कहीं ना कहीं आपका साथ अगर भविष्य में मिल जाए तो बात बन सकती है। 30 सेकंड। जी, नेताओं के नेताओं के चाय पीने से, नेताओं के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से जनता साथ नहीं आ जाती है। बुनियादी मुद्दों को छोड़ करके अगर आप अभी से प्रधानमंत्री चुनाव की बात करेंगे तो कम से कम जनता तो आप पर विश्वास करेगी नहीं करेगी। इसलिए मैं कहता हूँ जो बुनियादी मुद्दे उस पर तो आप समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को वॉकओवर दे रही है, उसको खड़ा नहीं कर रही है, दोनों में मिली भगत है। लेकिन प्रधानमंत्री पद के लिए नीतीश कुमार जी का समर्थन कर रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, फोटो चिपका रही है, तो फोटो चिपकाने से, फोटो लगाने से, पोस्टर चिपकाने से कम प्रधानमंत्री पद के लिए अखिलेश यादव जी का समर्थन तो हो नहीं सकता। साजन सिंह जी, समय पूरा, फिलहाल आपका समय पूरा, आगे हम विस्तार से आपकी बात को सुनेंगे, लेकिन निरंजन पोद्दार राजनीतिक विश्लेषक वो भी हमारे बीच में है। निरंजन पोद्दार जी, आपका क्या आकलन है? सपा प्लस जेडीयू इज इक्वल टू गई मोदी सरकार। देखिए आस्था जी, पोस्टर की बात अलग है, लेकिन 2022 उत्तर प्रदेश और 2020 बिहार जो उपग्रह अपने आप को अपनी कक्षा में स्थापित नहीं कर पाया, वो उपग्रह आज पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है और सूर्य की कक्षा में स्थापित होने की बात कर रहा है। चीज हास्यास्पद लगती है, क्योंकि आस्था जी इनको ये चीज समझनी चाहिए कि आज इस देश के अंदर 1 दर्जन से ज्यादा भावी प्रधानमंत्री घूम रहे हैं, और जो वास्तव में जो प्रधानमंत्री पद का दावेदार है या जिसको भावी प्रधानमंत्री जनता देखती है, अभी चाय वाला उसके बाद में गाय वाला बोल करके, वो कहीं अपने आप को दौड़ में बता नहीं रहे। ठीक है निरंजन जी, आपका यह कहना है कि प्रधानमंत्री पद के दावेदार बहुत हैं, विपक्षी पार्टियां अगर एक साथ एक मंच पर आ भी जाएं तो आपस में भी प्रधानमंत्री पद को लेकर एक बड़ी रस्साकशी है और यह बात जनता को मालूम है। तो चलिए और आप चर्चा को विस्तार देते हैं। तो संजय चौधरी जी बताइए, एक तरफ राहुल गांधी परिवर्तन यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकल पड़े हैं कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक, और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहां पर समाजवादी पार्टी और जेडीयू साथ आ रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि 2024 के लिए विपक्षी दलों ने भी कमर कस ली है, 100 सीटों से ज्यादा की तैयारी सपा और जेडीयू मिलकर कर रहे हैं और राहुल गांधी भी देश जोड़ो यात्रा लेकर निकले हैं? देखिए, बिना दूल्हे के बारात नहीं हुआ करती और बिना सर के धड़ की कोई वैल्यू नहीं हुआ करती। तो मुझे लगता है कि राजनीति में जो नेतृत्व करता है उसकी बड़ी भूमिका है, और देश की राजनीति में विपक्षी दलों के बीच में इस बात का संघर्ष चल रहा है कि कौन नेतृत्व के रूप में अपने चेहरे को इस बारात में आगे करके दिखाता है। ये नेतृत्व की खींचतान है, और सारे के सारे राजनीतिक दल जो अप्रासंगिक हो गए हैं अपने क्षेत्रों में, वो बिना किसी विचारधारा के एक दूसरे से लड़ते हुए केवल इस संघर्ष में अपने चेहरे को दिखाने के लिए आगे आ रहे हैं, वास्तविकता से इनका कोई संबंध नहीं। ठीक है अनुराग भदौरिया जी, यहां पर भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है कि बिन दूल्हे की बारात और बिना सर के धड़ की कोई नहीं बिसात।
अब देखिए, अगर जनता की समस्याओं को बारात से कंपेयर कर रहे हैं तो इनकी मानसिकता पर मुझे तरस आता है। इस देश में हमेशा से उत्तर प्रदेश ने और बिहार ने मिलकर दिशा और दशा तय की है। जब भी प्रधानमंत्री बना है कोई, तो उत्तर प्रदेश और बिहार से ही निकल के इतने सालों से आया है। तो जब उत्तर प्रदेश और बिहार मिलेगा तो जनता की ताकत कितनी बड़ी होगी। जनता की आवाज है ये, जनता। लेकिन अनुराग जी, बुनियादी सवाल तो यही है कि मिलेगा कैसे। आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि यूपी से आप इतनी सीटें निकाल पाएंगे कि ये 100 सीटों का नुकसान आप भाजपा को पहुंचा पाएंगे। तो सुन तो लीजिए आप। मैं अगर 1 मिनट बोल लूंगा तो आपको कोई दिक्कत होगी तो बता दीजिए। मैं 1 मिनट बोलने तो दीजिए भाई, इसलिए मैंने आपका नाम रखा बीजेपी प्रवक्ता। मुझे 30-10 सेकंड नहीं बोलने दिया आपने। आप विषय पर कह रहा हूँ कि हाँ, विषय पे। और विषय नहीं तो क्या बोल रहा था मैं बॉलीवुड की बात कर रहा था क्या? नहीं, आप चुनावी भाषण ज्यादा देते हैं। मैं सीटों के गणित की बात कर रही हूँ, हॉलीवुड की बात कर नहीं, सीटों के गणित की बात कर रही हूँ। आप 2022 का रिजल्ट उठाकर देखिए। अरे कमाल की बात कर रहे हैं। विषय पे क्या होता है? आपने सवाल पूछा यूपी बिहार बात कर रहा हूँ तो मैं बॉलीवुड का बात। कितनी सीटें निकालेंगे यूपी से 2024? बारात की बात कर रहा था क्या? नहीं, वो बिना दूल्हे की बारात, सर तन से अलग और पता नहीं क्या क्या बात कर रहे थे, तो वो विषय पे बात कर रहे थे। हमने कहा यूपी बिहार ही यहाँ दिशा और दशा तय करता है देश की राजनीति का। ये यूपी बिहार है जो दिशा दशा तय करता है, राजनीति किस तरफ जाएगी देश की, ये तय करने वाले लोग हैं। आज यूपी बिहार की जनता भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना चाहती है। वो नहीं चाहती कि यहाँ इस देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहे जो नफरत की राजनीति करती है, जो विकास की बात नहीं करती है, जो कभी जोड़ने की बात नहीं करती है, तोड़ने की बात करती है। जिस पे भरोसा जताया था दोनों प्रदेश के लोगों ने, वो क्या निकले? धोखेबाज निकले, झूठे निकले, जुमलेबाज निकले। अब उत्तर प्रदेश और बिहार की जनता चाहती है कि नहीं, ऐसे पार्टी को हमें सत्ता में नहीं लाना है जो हमेशा धोखा देती है। कितने आप बताइए क्या क्या बातें थे। गंगा माँ ने, हम गंगा माँ को साफ करेंगे। क्या गंगा माँ साफ हो गई? जो लोग गंगा माँ को धोखा दे सकते हैं, जो जनता को धोखा दे सकते हैं, उनको जनता क्यों चुनेगी इस बार? इसलिए यूपी बिहार की जनता ने ये तय किया है कि यूपी बिहार की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करेगी। ये यहाँ तय मान के। ठीक है अनुराग जी, आपने 1 मिनट तक अनइंटरप्टेड बोला, ठीक है, लेकिन ठीक है, आपने जितनी सारी बातें बोली चुनावी मंचों से जनता पूर्व में सुनती रही है। लेकिन मैंने आपसे पूछा था कि 80 सीट उत्तर प्रदेश की आती है लोकसभा से। हाल ही में रामपुर और आजमगढ़ सीट भी आप हार गए, तो अब कितनी सीटें जीत पाएंगे और कैसे, इसका आपने जवाब नहीं दिया। साजन सिंह जी हमारे साथ, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। साजन सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साजन सिंह जी, ये बताइए, विपक्षी पार्टियां अगर एक साथ नहीं आएंगी तो भाजपा जैसी पार्टी को टक्कर कैसे देंगी? आपका साथ सपा को नहीं मिलेगा। आप तो सीधे हमले बहन जी कर रही हैं समाजवादी पार्टी पर। टक्कर भाजपा को टक्कर देने की मंशा इनकी है ही नहीं। अपने खुद की राजनीति चमकाने की मंशा अगर हो तो आप पहले से ही है। अगर त्रुटि आपके हृदय में हो तो आप कैसे किसी का साथ मिल सकता है आपको? अपनी राजनीति को चमकाने के लिए इन्होंने अपने घर में जो सिर भटोल हो रहा है उससे बचने के लिए, बुनियादी मुद्दों से बचने के लिए अभी से जो स्वप्न दिखा रहे हैं। लेकिन साजन जी, आप ये कैसे कह सकते हैं कि भाजपा को टक्कर देने की मंशा नहीं है? अभी देखिए आप, अनुराग भदौरिया ने कितने आरोप लगाए हैं बीजेपी के ऊपर कि कुछ भी नहीं किया जनता के लिए, हर चीज उनका जुमला साबित हुई है, और आप कह रहे हैं कि सपा और बीजेपी मिली हुई है। जिस तरह से, तो बहन जी ने कहा है, स्पष्ट कहा है, जिस तरह से वॉकओवर दे रही है, बुनियादी मुद्दों को सपा उठा ही नहीं रहे हैं, अल्पसंख्यकों में डर पैदा करके ध्रुवीकरण कर रही है, उल्टा ध्रुवीकरण करके भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रही है। जिस तरह से रामपुर और आजमगढ़ के चुनाव में अखिलेश यादव जी ने कैंडिडेट, लोकल कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, खुद प्रचार करने के लिए नहीं आए, इसी कमरे में बैठ करके नियंत्रण कर रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है। अच्छा, आपका ये कहना है कि सपा और भाजपा मिलकर काम कर रहे हैं? न मंशा है, ना आपकी जज्बा है, ना आप चाहते हैं भाजपा से लड़ने के लिए। आप सरेंडर कर दिया आपने, ये जग जाहिर है। तो आपके एटीट्यूड से, आपके व्यवहार से, आपके बोलने से ये प्रतीत होता है कि आपने अपने को सरेंडर कर दिया है भाजपा के सामने। आप नहीं लड़ सकते भाजपा से, ये साबित हो चुका है। 2019 का चुनाव हो, 2022 का चुनाव हो, आस्था जी साबित हो चुका है कि भाजपा का मुकाबला सपा नहीं कर सकती उत्तर प्रदेश। ठीक है, लव कुमार जी, यहाँ उत्तर प्रदेश की राजनीति से आप अलग अलग बयान सुन रहे हैं और बसपा ये कह रही है कि बीजेपी का सामना ही नहीं कर सकती सपा। पूर्व में आप चुनाव के नतीजे उठा करके देख लें तो इस बात की बानगी है कि नहीं मुकाबला कर पा रही है, और आपने एक ऐसी पार्टी के साथ गठबंधन किया और बहुत बड़ा लक्ष्य लेकर आप चल रहे हैं 120 सीटों का। कैसे होगा ये पूरा? नहीं, 120 सीटों का ही लक्ष्य नहीं है। अभी तो सिर्फ उत्तर प्रदेश के भाई हमारे साथ आ गए हैं। अब जब 2 भाई साथ में आ जाते हैं तो कितनी मजबूत हो जाती है अपनी ताकत है, आप समझ सकती हैं। हम तो 545 सीटों की बात कर रहे हैं और हम पूरे देश में घूम घूम कर सारे विपक्षी दलों को एक करेंगे। आज लड़ाई
भाजपा से नहीं है। आज लड़ाई है जो लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है उससे है, उस तानाशाही सत्ता से है जो सभी पार्टियों को मिटा देना चाहती है, उस व्यक्तित्व से है जो अपने आप को सब कुछ समझने लगा है और जनता से, जनार्दन से, सब चीजों से ऊपर समझ रहा है कि हमारी जो भी फैसला है उसको लोगों को स्वीकार करिए। निसार है वतन तेरी गलियां की जहां चली है रस्म की, कोई न सर उठा के चले। चाहे जो भी सर उठाता है उसके ईडी, सीबीआई, आईटी सबका रेड पड़ जाता है। ऐसे ताकतों से लड़ाई है हमारी, और 2 और 2 4 नहीं होता, यहाँ 2 और 2 11 होंगे, 1 और 1 मिलकर। आप इस बात को देख लीजिएगा। अगर इस तरह का रहता तो 30-40 साल तक तो लगातार कांग्रेस का शासन रहा था, तो फिर तो कांग्रेस का ही शासन चलते रहना चाहिए था। पीछे की चीजें देख रही हैं। अरे पीछे की चीजें मत देखिए। जो वादे किए थे हमारे मोदी जी ने, अच्छे दिन लाएंगे। जब 50 रुपए पेट्रोल था तो अच्छे दिन ला रहे थे, लेकिन लव कुमार जी बहुत ज्यादा पीछे नहीं देख रहे, बहुत ज्यादा पीछे नहीं देख रहे। चंद महीने पहले यूपी चुनाव का रिजल्ट आया है, और जो बातें आप कह रहे हैं, सपा कह रही है, मन से चिल्लाकर आप लोग कह रहे थे 2022 बहुत ज्यादा पीछे नहीं है, उत्तर प्रदेश चुनाव का अभी रिजल्ट आया है। तो आखिर किसी आधार पर तो आगे की बात करनी होगी ना। ये सारे मुद्दे तो आपने तब भी उठाए थे, क्या नतीजा निकला? निरंजन पोद्दार जी। देखिए आस्था जी, ऐसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब भी बोलते हैं कि ताली बजाइए, थाली बजाइए, बैटरी टॉर्च जलाइए या तिरंगा, हर घर तिरंगा लगाइए, उस टाइम चाहे लोग मजाक उड़ाएं, लेकिन प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता इसी जनता के बीच में है। उनके एक आह्वान के ऊपर जनता बालकनी में आकर के ताली थाली बजाती है। उस टाइम चाहे ये मजाक उड़ाएं, चाहे कुछ भी कहें, लेकिन इससे ये चीज साबित होती है कि, और मैं एक चीज और बताना चाहता हूं आस्था जी, इस देश की जो आम जनता है, जो गांव में बैठा हुआ आदमी है, वो 60 रुपए की चप्पल भी जब खरीदता है तो ठोक बजा करके कहता है भाई ये टिकाऊ है ना, मजबूत है ना। वो मुझे एक बात बताइए, प्रधानमंत्री कैसे कमजोर चुन लेगा? आप इस चीज को तो समझिए। जो आदमी चप्पल भी अगर ठोक बजा करके लेता है, इस देश की सरकार कैसे वो कमजोर बना देगा? और ये जो अन्य जो जगह जगह जो दलों की सरकार होगी, वो दल की सरकार होगी, एक दल की सरकार नहीं होगी। तो इस देश का जो वो इस चीज को समझता है। आप बोलने को कुछ भी बोलते रहिए, बोलने पे ना आपके कोई प्रतिबंध है ना कोई टैक्स है, लेकिन जनता जब भी जवाब देती है उसको भी आपको स्वीकार करना बिल्कुल चाहिए। तो आपका ये कहना है कि जनता के विवेक पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। लव कुमार जी, आप बात पूरी करना चाह रहे थे, 10 सेकंड, उसके बाद फिर संजय चौधरी जी से सवाल। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल की थी। बता दीजिए कितना परसेंटेज वोट आया था बीजेपी को? 37%। 63% वोट इनके विरोध में गिरा था, इतने मजबूत प्रधानमंत्री के। और 21 अहंकार में पड़े हुए हैं। राहुल गांधी, ये आप राजीव गांधी के पास 414 के आसपास सीटें थी। दूसरे 89 चुनाव में कितनी सीटें रह गई थी? पुराना चीज ना, जनता जब हिसाब करते हैं ना, जनता इनको इसलिए दी थी कि 5 साल हो सकता है इनसे गलती हो गया हो, कुछ काम नहीं करे, अगले 5 साल में करेंगे। लेकिन जब 10 साल का पीरियड बहुत बड़ा होता है, और जब ये दूध पर जीएसटी, दही पर जीएसटी, खाने की चीजों पर जीएसटी। ठीक है लव कुमार जी, आपने वोट शेयर की बात की है, वोट शेयर की बात की है, संजय चौधरी इस पर जवाब देंगे। ठीक है लव कुमार जी, आपकी बात आ गई, संजय चौधरी जवाब देंगे। संजय चौधरी, यहां पर कहा जा रहा है 2022 के जो यूपी विधानसभा चुनाव हुए उसमें ज्यादा परसेंट वोट सरकार के खिलाफ पड़ा, बस उसी आधार पर अब विपक्ष जो है अपनी गोलबंदी बनाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, जदयू के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि 10 साल में नहीं हुआ। ये वो राजनीतिक दल कह रहा है कि जो अपने प्रदेश में बिहार के अंदर 14 साल से मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए हैं, और कितना परिवर्तन हुआ है, कितना सुशासन आया है, कितना जंगल राज कायम हुआ है। मुझको लगता है कि ये सवाल अगर ये शीशे के सामने रख के पूछेंगे तो खुद शर्मा जाएंगे। जो राजनीतिक दल बिहार के अंदर नंबर 3 की हैसियत में है, जो राजनीतिक दल अपने राज्य में नंबर 3 की हैसियत है, वो सपने देख रहा है कि प्रधानमंत्री बनेंगे। तो मुझे लगता है कि ये लोग केवल और केवल राजनीति में जगह बनाने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। जनता का विश्वास भी इनके साथ नहीं है, और कहते हैं कि जनता ने ठान लिया है। ये उत्तर प्रदेश की विधानसभा के चुनाव में भी यही अहंकार बोलते थे कि जनता ने ठान लिया है कि इस बार भाजपा को हराएंगे। परिणाम क्या हुआ?
जनता ने तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया। तो जो लोग जनता से दूर हैं वही इस प्रकार की अहंकार भरी बातें करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पूरा नेतृत्व जनता की सेवा में है और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के मोदी के नेतृत्व में अगली सरकार बनने वाली है। ठीक है, अनुराग भदौरिया जी, आपको 2024 में ना सिर्फ भाजपा के खिलाफ लड़ना है बल्कि बसपा के भी खिलाफ लड़ना है, सुभाषपा के भी खिलाफ लड़ना है, शिवपाल यादव के भी खिलाफ लड़ना है और हो सकता है 24 आते आते लिस्ट और लंबी हो जाए। तो 80 में से कितने का टारगेट आप जेडीयू के साथ मिलकर लेकर चल रहे हैं कि यूपी से आप निकाल पाएंगे? इतने मोर्चों पे कैसे लड़िएगा? देखिए, सही बात है, कोई मोर्चा ही नहीं है। अभी बीजेपी की प्रवक्ता ने बता दिया, जेडीयू को 30, अगर वो तीसरे नंबर की पार्टी बता रहे हैं बिहार में, तो उत्तर प्रदेश में तो यहाँ चित्रा चौथे पे तो कोई है ही नहीं। कोई एक एमएलए लिए घूम रहा है, डुगडुगी बजा रहा है और जबरदस्ती ताल ठोक रहा है। ताल भी नहीं ठोक रहा है, वो तो बंद कमरे में बैठा है, वो ताल भी नहीं ठोक रहा है। हाँ, टीवी पे जरूर ठोकता है ताल, आपके सामने आके बीजेपी के सपोर्ट में। बीजेपी के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं है, बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलेंगे। वाह ना, कान पकड़ लिया, नहीं भैया हम बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलेंगे। महंगाई बेरोजगारी, नहीं नहीं नहीं, कोई महंगाई बेरोजगारी नहीं, बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छा है। और जैसी समाजवादी, सारे हम समाजवादी को देख लेंगे, समाजवादी ये करते। अरे भैया प्रभु, समाजवादी की सरकार नहीं है, जिनकी सरकार उनके खिलाफ तो आपकी आवाज फूट ही नहीं रही है, कंठ बैठ गया है, कंठ से आवाज नहीं आती है, विपक्ष के खिलाफ आवाज आती है। ये तो कमाल किससे सवाल कर रहे हैं आप? हालांकि जनता कंफ्यूज हो रही है, किससे सवाल कर रहे हैं? हाँ, वो खुद ही कंफ्यूज है, आप क्या कंफ्यूज होंगे? नहीं, ये सवाल किससे कर रहे हैं आप? अरे चुनाव आपको भाजपा के खिलाफ लड़ना है कि मीडिया के खिलाफ लड़ना है? मेरी बात, अरे बोलने ही नहीं, चुनाव आपको भाजपा के खिलाफ लड़ना है कि मीडिया के खिलाफ लड़ना है? देवी जी प्रणाम, बोलने दीजिए, आप इतनी कंफ्यूज है। मैं बोल नहीं, दिक्कत ये है कि सवाल आपसे जब पूछा जाता है, आप अनइंटरप्टेड बोलते हैं और सवाल का ही जवाब नहीं देते। देवी जी, सवाल का ही जवाब नहीं देते। आप नहीं बोलने दे रही मुझे, सवाल का जवाब दीजिए ना, मुझे बोलने दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए। जवाब दे रहा हूँ, अब आप पे नहीं उतनी अक्ल तो मैं क्या करूँ, नहीं समझ पा रही आप। अनुराग जी, सवाल पूरा जवाब देखिए, सब पैनलिस्ट को बराबर समय देना है और आपके पास अगर ज्यादा बुद्धिमानी है तो आप सीधा विषय पर आइए। ज्यादा बुद्धिमानी है तो वो आपकी बातों में नजर आनी चाहिए। थोड़ी सी भी होती तो मुझे बोलने का मौका नहीं, ज्यादा बुद्धिमानी आपके पास है तो आप पहले विषय पर जवाब दीजिए, इधर उधर की बात मत करिए। आप इधर उधर की बात मत करिए, विषय पर आइए। आप बोलने दीजिए ना, आप चुप होइए तो मैं बोलूं। मैंने कहा कि जो लोगों का कोई अस्तित्व नहीं है, एक सीट लेके टुनटनी बजा रहे हैं, वो भी उनकी है नहीं, उस पे कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे नहीं, टीवी पे, पब्लिक में नहीं। वो तो ट्वीट भी तक नहीं करते सरकार के खिलाफ, वो ट्वीट भी करते हैं तो समाजवादी के खिलाफ। उनकी इतनी हैसियत और हिम्मत नहीं है कि सरकार के खिलाफ भी कुछ लिख पाए। ऐसे डरे से में पूछ दबाए बैठे हैं और कहेंगे, और टीवी पे आगे बीजेपी के साथ मिलके टाल, तो मैं तो यही बोलूंगा, ऐसे लोगों का अस्तित्व बचाने जिनके पास। साजन जी, एक बार बोलने दीजिए अनुराग भदौरिया को, बोलने दीजिए। हाँ, बात पूरी कर लीजिए, 10 सेकंड। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये लोग वो लोग हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता जानती है, इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी को 37% वोट दिया है और जो बोल रहे हैं उनको 0% भी नहीं है। और बात है लंबी, 37% वोट हम पाए, हम आज 33 सीट पे खड़े हैं और यही 37% वोट मिलके जनता का आशीर्वाद इस बार समाजवादी को प्राप्त है, क्योंकि समाजवादी पार्टी जनता की आवाज है। तो वो आप 50% क्रॉस करेंगे और हम 70 सुपर सीटें लाने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी एक सीट के लिए तरस जाएगी। चिंता मत कीजिए, एक सीट के लिए यही भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में तरसती नजर आएगी और घूमती नजर आएगी गली गली में। और जो बीजेपी के सपोर्ट में बी टीम बने हुए हैं उनका सफाया हो जाएगा। ठीक है अनुराग जी, बात पूरी हो गई ना आपकी? बात पूरी हो गई ना अनुराग जी आपकी? भाषण पूरा हो गया आपका? ठीक है। साजन जी जवाब दीजिए। सपा कह रही है कि एक सीट है नहीं, पूंछ दबा के बैठे हैं, हिम्मत नहीं है भाजपा के सामने कुछ बोल जाए। ठीक, मुझे अनइंटरप्टेड 1 मिनट दीजिए। बिल्कुल बोलिए साजन जी, कोई नहीं बोलेगा बीच में, कोई नहीं बोलेगा। अनुराग जी अब जवाब सुन लीजिए। चांदी के तस्तरी में परोसे हुए सत्ता पर राज करने वाले को क्या पता कि संघर्ष क्या होता है। 4 बार की मुख्यमंत्री जो सड़क से संघर्ष करके सत्ता तक पहुंची है, उस पर आक्षेप लगाना ये इनकी मानसिक विकृति नहीं है तो क्या है। आप रही बात आस्था जी, बिना एलआई के ये लड़ नहीं सकते हैं, ये साबित हो चुका है। 2019 में भी 2022 में भी ये एलआई की तलाश कर रहे हैं। अगर इनका है, इनको इतना ही अपने ऊपर पे विश्वास है, इनको इतना ही ऊपर अपने विश्वास है कि जनता इनके साथ है, अकेले अपने दम पे अखिलेश यादव जी लड़ करके दिखा दे। इनको आज तक कोई चुनाव नहीं जीता है।
2012 में मुलायम सिंह ने सत्ता परोस करके इनके सामने रखी, खुद से आज तक न कोई चुनाव लड़ सके हैं, न चुनाव जीत सके हैं। जवाब दे दूं? पीसीआर साजन सिंह के ऑडियो को क्या हुआ? आवाज क्यों नहीं आ रही है इनकी? ठीक है, चलिए। मुख्यमंत्री का एक अपना जनाधार है और ये साबित हो जाएगा 2024 में। अब तक ये साबित हो चुका है कि समाजवादी पार्टी नहीं हरा सकती भारतीय जनता पार्टी को। जो इनका सामाजिक समीकरण है, ठीक है, आपका ये कहना है कि जो सामाजिक समीकरण है और जो पिछले चुनावों के नतीजे हैं, कई बार देखा जा चुका है कि समाजवादी पार्टी बीजेपी को अकेले नहीं हरा सकती, उसको अलायंस की जरूरत है ही है, और जिनसे अलायंस किया था वो साथ छोड़ करके जा चुके हैं। बोलिए अनुराग जी, बिना अलायंस के आप भाजपा का मुकाबला नहीं कर सकते। सरेंडर कर चुकी है, समाजवादी ये अपने पैरों पर खड़ी नहीं है। अभी भी चुनाव लड़ी थी समाजवादी पार्टी, तब भी समाजवादी पार्टी 119 सीट पे खड़ी है, अगर कोई अलायंस हटा दिए जाए तो। लेकिन जो बोल रहे हैं उनकी एक सीट है, वो भी ना के बराबर है। जीरो वाले यहाँ तारे हम अखिलेश यादव जी अपने दम पे 119 सीटें लेके आए। आप अखिलेश यादव ने अपने बदौलत क्या किया? कितने बार के मुख्यमंत्री, उतने बार के मुख्यमंत्री, एक सीट नहीं है, एक सीट लाए। जब तक अखिलेश यादव जी घूमते हो सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय को जो अपना पॉकेट का वोट समाजवादी पार्टी को हम इससे बात करने से फायदा आंतरिक रूप से आप अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा को फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं आप एक-एक करके बोलिए आप लोग। उत्तर प्रदेश में बोलिए, रोड टूटी पड़ी है, बारिश में यहाँ पे तालाब बन जाता है। बोलिए सरकार के खिलाफ, जनता की आवाज बनी है ना, बीजेपी की आवाज क्यों बन रहे हो? बोलिए यहाँ पे महंगाई बेरोजगारी ज्यादा है, बोलिए 4 दिन में बुंदेलखंड टूट जाता है, बोलिए हॉस्पिटल में दवाई नहीं है, इलाज नहीं मिल पा रहा है लोगों को, बोलिए रोड टूटी हुई है, एजुकेशन व्यवस्था चरमराई हुई है। ठीक है, आप दोनों शांत हो जाइए, आप दोनों शांत हो जाइए, दोनों की बात आ गई है। संजय चौधरी, यहाँ तो विपक्षी पार्टियों में जिस तरह का सर फुटअव्वल नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि 2024 तक अगर ये आरोप प्रत्यारोप और आर पार ऐसे ही जारी रहा तो आपकी राह तो और आसान हो जाएगी। देखिए, जो लोग सच्चाई से रूबरू नहीं होते वो यही बोलते हैं। लोकसभा के चुनाव में जो बसपा से आधी भी सीट नहीं जीत पाए थे, वो इस समय प्रवचन दे रहे हैं। जो अपने दो सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव और आजम खां की उपचुनाव के अंदर सीट नहीं जीत पाए, वो उत्तर प्रदेश की जनता की दुहाई दे रहे हैं। दरअसल ये दिन में सपने देखने वाली पार्टी है समाजवादी पार्टी, इसीलिए केवल और केवल कहती है कि जनता आ रही है और जनता इनके कान में बता रही है। अच्छा, तो आप ये कहना चाहते हैं कि आप विपक्षी पार्टियों में फूट नहीं डाल रहे? पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाता है। संजय चौधरी, आप ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी विपक्षी पार्टियों में फूट नहीं डाल रही? ये भी आरोप है बीजेपी पर, गठबंधन दलों की इंजीनियरिंग कर रहे हैं। कौन फूट डालेंगे? ये खुद ही फूटे हैं, इन पे फूट कौन डालेगा भाई? ठीक है, लव कुमार जी, लास्ट 1.5 मिनट है मेरे पास। लव कुमार जी बोलिए, लव कुमार जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? कि संजय चौधरी जी अभी बोल रहे थे, नहीं जी आपकी आवाज पहुंच रही है, अभी बोल रहे थे बीजेपी के प्रवक्ता, मुझे तो बड़ा हास्यास्पद बात लगा इनका। इन्होंने बोला आप तीसरे नंबर की पार्टी हैं। अरे हम मुख्यमंत्री हैं वहां के आदरणीय नीतीश कुमार जी, और नीतीश कुमार जी का कद इतना बड़ा है कि उनके सामने जितने इनके नेता कृपा से है, नजर आते अरे किसकी कृपा से है, वहां शासन किसके रहम से है, किसके रहम से है? अरे कोई अपने पद के लिए अपनी पार्टी को दांव पे लगा दे, कोई पद पे चिपके रहने के लिए अपने आप को न्योछावर कर दे, क्या बात करते हो? केवल और केवल पद पे बने रहने के लिए पार्टियां बदल देता हो, पलटू राम के बाप हो जाते हैं। मिर्ची लग गई, क्या बात करते हो भाई? दूसरे के रहम पर राजनीति करने वाले लोग सिद्धांतों की बात नहीं किया करते। सुन लीजिए ना, मिर्ची लग गई, दूसरे के रहम पर बात करने वाले, दूसरों के रहम पर चलिए ठीक है, चुनावी दावे और चुनावी दावेदारी बहुतों की है, लेकिन एक तरफ बीजेपी है, कांग्रेस की भी देश जोड़ो यात्रा चल रही है, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी एक सेकंड फ्रंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो अपने बैनर तले अलग अलग छत्रपों को लाने के प्रयास में है, ताकि बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा और मजबूत मोर्चा बनाया जा सके। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया। डिबेट को ये खत्म करना होगा, चर्चा में शामिल होने के लिए।